गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टूडेंट। मैं आज आपको फिर से वही पार्ट 2 लेके आ गया हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें हम बताएंगे कि जो हमारे मीटर होते हैं उनसे ऑप्शनल कैसे कैसे आपके आते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है और आप उनमें कैसे उसमें ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कल हमने 35 नंबर तक करा था, तो आज हम 36 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 36 नंबर का पहला क्वेश्चन है। 36 नंबर आज का पहला क्वेश्चन मतलब मीन्स, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। इसकी प्रेशर कॉइल निम्न दर की होगी। तो प्रेशर कॉइल ये बोल रहा है, प्रेशर कॉइल 2 कॉइलें होती है, करंट कॉइल एक प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल की बात कर रहा है, तो 3 एलिमेंट है, 3 और 3 फेज का ही है। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट को उसी में से ही जो 3 फेज की सप्लाई है वही देनी पड़ेगी, और 2 प्रेशर कॉइल को 2 सप्लाई चाहिए होती है। तो 3 फेज की 415 है, तो इसको 415 ही इसको वोल्टेज हमें देना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्रतिरोध वाले परिपथों में वोल्टता मापने के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्टमीटर का प्रयोग करना चाहिए, इसका मुख्य कारण है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि मीटर, हमारा जो वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सर्किट में पैरेलल में लगता है। पैरेलल में हम देखा है कि प्रतिरोध जहाँ पर सर्किट जो लगा रहता है, जहाँ पर ज़्यादा कम, जहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा तो उधर ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जिस कारण वो सर्किट हमारा ख़राब हो सकता है। मतलब मीन्स कि हमारा वोल्टमीटर ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए उसमें हमें वोल्टेज, उसका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज इतना फ्लो हो जाए कि वो रेजिस्टेंस, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो ना हो। तो उसके लिए हमें इसमें सही जो आंसर रहेगा वो सही आंसर है कि मीटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, मीटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए डी नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि मीटर को ओवरलोडिंग, वही वोल्टेज अधिक करंट उसमें से फ्लो होगी तो मीटर हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात मान की वोल्टता मापने के लिए निम्न में से हमें किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। कौन से, मतलब हमें वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर वोल्टता हमको मापनी है। तो सबसे पहले हमको कौन सा रेंज हमने सेलेक्ट करना है मीटर में। तो सबसे पहले हम जो इसमें सेलेक्ट करेंगे, वोल्टेज हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कितनी वोल्टेज है। तो सबसे पहले हमें जो सबसे हाई रहता है उसको हमें चूज़ करना होता है। तो इसके लिए हमारा 500 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर का पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब परिपथ की कुंजी बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट यहाँ पर एक यहाँ पर वोल्टमीटर लगा है, आर रेजिस्टेंस है, और इसके सीरीज में दूसरा है, और ये एम्पेयर मीटर है, और यहाँ पर एक स्विच है। स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ये वोल्टेज, मतलब ये जो वोल्टमीटर है इसकी रेंज क्या होगा, क्या बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है बढ़ेगा, घटेगा, शून्य रहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको देखना है कि जब 2 यहाँ पर रेजिस्टेंस, जब ये हमें तीसरा सर्किट जब हमारा खुला नहीं है, ये सर्किट हमारा अभी क्लोज नहीं है तो ओपन है, तो इस कंडीशन में इसमें कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है। तो हम कोई यहाँ पर मान लेते हैं 6 वोल्ट यहाँ पर हमारी ये वोल्टेज है यहाँ पर, और ये 2 रेजिस्टेंस जो भी लगे हैं सब 2-2 ओम के हैं। तो यहाँ पर यदि इसमें देखें तो इसमें भी 6 वोल्ट है, तो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका हो गया 4 ओम, ये 2-2 ओम के होंगे। तो इसमें टोटल जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो करंट फ्लो होने के लिए हमें वो ओम्स लॉ का I बराबर V/R, तो V6 है, R हमारा 4 हो गया, तो लगभग 1.5 वोल्ट इसमें से फ्लो, एम्पियर इसमें से फ्लो होगी। तो हम इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। R पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो R का रेजिस्टेंस 2 है, और उसमें हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है 1.5 हो रहा है।
तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा इसमें कितना रेजिस्टेंस हमारा, इसमें कितनी वोल्टेज हमारी फ्लो हो रही है। तो अब हम एक तीसरा भी इसमें जब इस क्लोज हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस भी 2 है, तो इन दो ये फर्स्ट वाला एक ये रेजिस्टेंस और ये सेकंड वाला ये रेजिस्टेंस, ये दोनों एक हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंस एक हो जाएंगे तो 2 ओम के मान लेते हैं तो एक ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। अब इसका ये टोटल सर्किट है, इसमें टोटल सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो करंट फ्लो होगी। अब ये इसका टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया 3 ओम हो गया है, क्योंकि पहले तो दो ये सीरीज पैरेलल में है, दोनों को पैरेलल में हम जब लगाते हैं तो इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया है। अब देखो वोल्टमीटर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर 2 ओम है, इधर 1 ओम हो गया, तो अब इधर 6 वोल्ट थी, तो यहाँ पर अब टोटल हम करंट इसका निकालें तो 3 ओम रेजिस्टेंस है, 6 इसमें हम वोल्टेज फ्लो करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 हमने वोल्टेज फ्लो करी और रेजिस्टेंस का 3 है, तो ये लगभग इसके 2 एम्पियर ये आ जाएगा, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। तो अब तो हमारे जो यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो देखेंगे, तो 2 ओम है तो वोल्टेज V बराबर IR होगा, तो 2 एम्पियर इसका रेजिस्टेंस करंट आ रहा है और ऑलरेडी इसमें 2 एम्पियर इसका रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, तो इसमें करंट फ्लो वही जो इसका वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो लगभग 4 वोल्ट के समथिंग रहेगा, 2 दूना 4 होता है, तो इसमें 4 रहेगा, तो जो ये नीचे 1 है तो उसमें 2 रहेगा, तो ऑलरेडी इसमें जो वोल्टेज है वो हमारा बढ़ेगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 40 नंबर में जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र का परिपथ निम्न प्रतिरोध मापन हेतु अभिकल्पित वोल्टेज पतन मतलब वोल्टेज ड्रॉप की इस विधि द्वारा गणना में न्यूनतम त्रुटि रखने के लिए, न्यूनतम त्रुटि हमको मतलब हमने जो हमारी एरर है वो बिल्कुल हमने कम रखना है। तो कोई भी हमारा सर्किट है तो हमें ऑलरेडी हमारा जो वोल्टमीटर होता है वो अधिक उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, और हम जो एम्पियर मीटर यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत कम होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एम्पियर मीटर का प्रतिरोध निम्न तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शनों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है। तो ओम मीटर को हमको जब उपयोग में लाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि उसकी प्रॉप्स को शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब हम उसको उपयोग में लाते हैं तो शॉर्ट सर्किट करना चाहिए उसको, क्योंकि उसको 0 पर सेट किया जाता है। नंबर 2, उपयुक्त माप सीमा को चयन कर ले, हाँ हमको जितना रेंज हमें कितना हमें रेंज का प्रतिरोध है लगभग उतना हमको उसमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। थर्ड नंबर है, संकेतों को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर ले, हाँ पहले हमको जो हमें जो पॉइंटर रहेगा उसको शून्य पर हमको सेलेक्ट करना होगा कि उपरोक्त सभी, तो इसके लिए उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि तीनों कंडीशन इसमें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि विद्युत लाइन चालू मतलब ऑन है मतलब सप्लाई, तो निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी उपकरण जो भी होगा ऐसा उपकरण है जिसको हम वोल्टेज या जब सप्लाई पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसने वाट मीटर दिया है, पी मीटर दिया है, तो यही दोनों सप्लाई पर ही यूज होता है। और फ्रिक्वेंसी मीटर दिया है सेकेंड, और टोंग टेस्टर दिया है, ये भी दोनों ही सप्लाई पर ही यूज होता है। फेज मीटर भी दिया है और ऊर्जा मापी दिया है, ये भी सप्लाई पर ही होता है। नेक्स्ट इसने दिया है ओम मीटर और मेगर, तो ओम मीटर और मेगर जो दो हैं ये दोनों ही हमारे बिना सप्लाई के यूज होने वाले ही यंत्र है, मतलब हम इनको सप्लाई पर यूज नहीं करते हैं। सप्लाई रहेगी तो हम इनका यूज नहीं करेंगे, वोल्ट मीटर नहीं, ओम मीटर और मेगर का, इन दोनों का यूज हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न सूची, यहाँ पर एक सूची बनाई गई है। इस सूची में दिए गए हैं कि इनको दोनों को आपको समायोजित करना है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड में ये मिलाना है इनको आपस में। तो देखते हैं कि निम्न, इस फर्स्ट सूची को हम पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकंड को हम उसके अनुसार हम उसको मिलाएंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि निम्न प्रतिरोध मापने के लिए उपयुक्त, मतलब हमें कम से कम रेजिस्टेंस मापना है तो हम क्या करेंगे, क्या चीज़ कर सकते हैं हम यूज। और दूसरा इसने बी दिया है कि अति उच्च प्रतिरोध मापने के लिए, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो हम मेगर ही यूज करते हैं, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है, मेगा में होता है, तो उसके लिए मेगर। सेकंड वाले का हम कह सकते हैं कि मेगर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तीसरा है कि डीसी परिपथों में KWH मापन के लिए प्रयुक्त, मतलब जो डीसी सर्किट होते हैं उनको हम कैसे उन पे, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सेकंड सूची में, ये इल्यू थॉम्सन वाट आवर मीटर, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तीसरा नंबर इसमें है, चौथा नंबर उच्च आवृत्ति पर धारा मापने के लिए, तो ये हमारा रहेगा थर्मोकपल यंत्र। तो फर्स्ट वाले की बात करें तो निम्न प्रतिरोध मापने के लिए हम करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स का इस्तेमाल। तो ए का सेकंड आंसर इतने आंसरों में से जो नीचे दिए गए हैं, इसमें ए का ये सी वाला ही बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसी में दिया है ए का सेकंड, और बी का थर्ड दिया है वो भी करेक्ट है, क्योंकि अति उच्च प्रतिरोध मापने के लिए ये गलत दिया है, इसमें ये नहीं रहेगा। इसमें रहेगा कि फर्स्ट निम्न प्रतिरोध मापने के लिए, हाँ ये नहीं, ये गलत हो गया है। हम इसमें हमारा आंसर रहेगा ये डी वाला, क्योंकि डी में बिल्कुल करेक्ट है कि फर्स्ट वाले का थर्ड दिया गया है कि निम्न प्रतिरोध मापने के लिए हम पोस्ट ऑफिस के बॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड में अति उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हमें चौथा ऑप्शन है मेगर का, हाँ सेकंड जो बी है उसका चौथा करेक्ट रहेगा। और थर्ड डीसी जो परिपथों में हम एनर्जी को हम मापते हैं, वो हम मापते हैं इल्यू थॉम्सन वाट आवर मीटर के द्वारा, और उच्च आवृत्ति इसको नापते हैं हम थर्मोकपल यंत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर में एक पोटेंशियोमीटर के लिए लगाया जाता है, तो इसको लगाते हम शून्य समायोजन के लिए, मतलब इसको 0 पर हमको सिलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यदि हमको 0 पर सिलेक्ट करना है तो हम इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र का उपयोग प्रत्यक्ष माध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष हो और मीडियम प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, मतलब हाई नहीं है, प्रत्यक्ष जो दिखने वाला है उसको मापने के लिए कह रहा है। तो अमीटर हमारा करंट नापने के लिए होता है, मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा में नापता है बहुत ज़्यादा, ओम मीटर ही हमारा ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए होता है, तो हम इस पर ओम मीटर को बिल्कुल करेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 125 ओम मापने के लिए मल्टीमीटर की निम्न में से कौन सी माप सीमा उपयुक्त होगी, माप सीमा कौन सी उपयुक्त होगी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि आर मतलब रेजिस्टेंस गुणा 10, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट, हमें 125 ओम को नापना है, तो हमको बिल्कुल करेक्ट ये बी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एसी परिपथों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे दो टाइप से होते हैं, एक होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो दोनों का हम यूज करते हैं, और एक इसमें केवल वाट मीटर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है वाट मापी। तो ये तीनों के तीनों को हम यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, मतलब जो ज़्यादा सीमा बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक मल्टीमीटर का पैमाना 60 वोल्ट के लिए सेट किया गया है, मल्टीमीटर का जो पैमाना है वो 60 वोल्ट के लिए सेट किया गया है। तो सूचित त्रुटि का प्रतिशत के परिसर पर उच्चतम होगा, मतलब ज़्यादा कहाँ पर कौन सी वोल्टेज पर हमें इसकी त्रुटि ज़्यादा होगी कह रहा है। तो 0 से 10 वोल्ट है, और एक 20 से 40 है। तो जहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी हमको 60 पर सिलेक्ट कर रखा है, तो जहाँ पर कम वोल्टेज हम इस देते हैं तो फिर हमें त्रुटियाँ होती हैं इसमें, तो इसके लिए हम ये जो ऑप्शन रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो दिया गया है कि दर्शाए गए यंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो यहाँ पर एक हमारा डायग्राम इसमें दिखाया गया है, इसमें ऑलरेडी लिखा है 400 वोल्ट 5 एम्पियर और आगे साइन दिया गया है एसी और डीसी, मतलब ये डायनेमो टाइप वाट मीटर है और इसमें 4 किलो वाट भी लिखा हुआ है, 4 किलो वाट तक ये मेजर कर सकता है। तो इसके बारे में कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य पढ़ना पड़ेगा हमको। ये है यदि यह एक उच्च आवृत्ति मापक यंत्र है, ऐसा नहीं है, ये वाट मीटर है क्योंकि इसमें KW लिखा है, KW मतलब किलोवाट। यदि फ्रीक्वेंसी HZ लिखा होता तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, ये नहीं है। सेकंड, यदि यह केवल क्षैतिज दिशा में कार्य करने वाले के प्रयोग के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि ये इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। जैसे क्षैतिज या उसको ऊर्ध्वाधर रखने के लिए हमको उसमें जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं या उसमें हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसने डैम्पिंग टॉर्क को कंट्रोलिंग टॉर्क का कुछ इसमें दिया नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसका है यह केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में कार्य करने के लिए है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस नेक्स्ट है कि इसकी धारा कॉइल पर केवल 5 एम्पियर तक ही हम डाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इंडिकेशन इसने ऑलरेडी यहाँ पर हमें इंडिकेशन यहाँ पर किया है 5 एम्पियर ही ये बिल्कुल करेक्ट इसका रहेगा क्योंकि इंडिकेशन इसने ऑलरेडी हमें कर दिया गया है कि ये 5 एम्पियर हमें यहाँ पर विद्युत धारा फ्लो करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है। अभी दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बैटरी चालित डिजिटल मल्टीमीटर है एक, जिसमें LCD डिस्प्ले होता है, वह सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसका कारण क्या है पूछ रहा है। जो डिस्प्ले होती है तो उसका कारण सबसे ज़्यादा, और वैसे भी हम मल्टीमीटर जो भी होते हैं डिस्प्ले वाले ही यूज़ करते हैं। अब एनालॉग का यूज़ कम ही होता है, डिजिटली का यूज़ होता है। तो कारण क्या है पूछ रहा है। तो फर्स्ट इसने दिया है ऑप्शन, मुख्य पावर सभी तरह उपलब्ध नहीं होती, ये गलत बोल रहा है। दूसरा है कि इसे बिजली की केवल कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है क्योंकि ये डिजिटल है, इसमें कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। जो टॉर्क लगता है तो उसके लिए हमें बिजली की खपत करनी होती है। तो इस आंसर को हम बिल्कुल करेक्ट मान सकते हैं। और बाकी इसमें ये जो नेक्स्ट दिए हैं ये इनमें आंसर सही नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें तो ये 51वें क्वेश्चन को कि 2 प्रकार के मल्टीमीटर एनालॉग तथा डिजिटल उपयोग किए जाते हैं, दोनों प्रकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एनालॉग और डिजिटल 2 प्रकार के यूज किए जाते हैं, तो दोनों के लिए कौन सा कथन सत्य है ये कह रहा है। तो मल्टीमीटर 2 टाइप से होते हैं, एनालॉग एक डिजिटल। तो कथन सत्य पूछ रहा है तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि दोनों मीटरों में चल तत्व बोले तो आयरन, मूविंग आयरन तत्व, इसलिए क्षैतिज रूप में उपयुक्त उनका उपयोग करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। दोनों मीटरों का उपयोग बैटरी के बिना धारा तथा वोल्टेज के मापने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है क्योंकि जो डिजिटल वाला होता है उसी में ये होता है, एनालॉग में ऐसा नहीं होता है। दोनों मीटरों के प्रतिरोध के मापन के लिए हस्त शून्य व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं है। हस्त शून्य व्यवस्था केवल एनालॉग में होती है, डिजिटल में नहीं होती है। नेक्स्ट है
कि दोनों मीटरों में प्रतिरोध के मापन के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल करेक्ट है इसका, ये आंसर बिल्कुल इसमें करेक्ट रहेगा कि दोनों मीटरों को हमने ये रेजिस्टेंस चेक करना है। तो रेजिस्टेंस जब चेक करते हैं तो उस समय सप्लाई नहीं देते हैं, तो सप्लाई नहीं देंगे तो मीटर में इंडिकेशन नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या होगा कि बैटरी का आवश्यक होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि डायनमोमीटर प्रकार के यंत्रों का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। हमने ऑलरेडी हमें पता है डायनमो टाइप जो वाट मीटर होते हैं उनका उपयोग हम एसी और डीसी दोनों प्रकार के राशियों को मापने के लिए किया जाता है। तो डी नंबर इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डायनमो प्रकार के यंत्रों में स्थिर रखा जाता है। जो डायनमो टाइप प्रकार के यंत्र हैं उनमें स्थिर क्या रखा जाता है, तो उसमें दो कॉइलें होती है, एक प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल जो करती है वो मूवमेंट करने का काम करती है और करंट कॉइल स्थिर रहती है। तो करंट कॉइल, इसमें धारा कॉइल लिखा हुआ है, तो धारा कॉइल बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी। नेक्स्ट है कि एक वेल्डिंग कार्यशाला जिसमें 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, उसकी विद्युत खपत को मापना है। तो इसमें निम्न में से लोड जोड़ना गया है। तो फर्स्ट इसमें दिया है 5 किलोवाट के 2 वेल्डिंग सेट हैं जिसमें L1 L2 L3 के पार पार हो रही है। दूसरा है 5 किलोवाट जिसमें एक सेट है, 2 फेज से चल रहा है वो, तो L1 वो L2 वो L3 उसमें दिया गया है। तो कह रहा है ये क्वेश्चन में कि आप इस मापक के लिए निम्न में से किस प्रकार का वाट मीटर प्रयोग करेंगे। तो हमें ऐसा वाट मीटर यूज़ करना है जिसमें 3 फेज चले और उसको हम उसमें इस पर लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें करेक्ट जो रहेगा इसमें जो ऑप्शन है वो 3 एलिमेंट 4 वायर का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 3 फेज वाट मीटर इसमें यूज किया जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। अब नेक्स्ट की बात करें तो वाट मीटर का वर्गीकरण के रूप में किया गया है। तो वाट मीटर का वर्गीकरण जो किया गया है वो डिफ्लेक्शन प्रकार से किया गया है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अकॉर्डिंग है वो है विक्षेपित उपकरणों में आता है, मतलब ए में आता है। ठीक है, इसमें हमारे वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर भी इसी में ही आते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर फिर से इसने एक 2 सूचियाँ दी हैं। 2 सूचियों में हमको क्या कहना चाह रहा है ये देखो। फर्स्ट में वोल्टमीटर दिया है, दूसरे में धारा मापी दिया है, तीसरे में ऊर्जा मापी दिया है, चौथे में दिया है ओम मापी। तो फर्स्ट वाला है धारा माप, जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर को हम जो लगाते हैं इसमें इधर सेकंड वाली सूची में देखें तो 3rd नंबर, इसे सदैव लोड के समांतर क्रम में ही सुयोजित किया जाए, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाला जो रहेगा ये 3rd से रहेगा। और सेकंड धारा मीटर मतलब एम्पियर मीटर की बात कर रहा है। एम्पियर मीटर सदैव लोड के सीरीज में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला ये सेकंड इससे रहेगा। 3rd है ऊर्जा मीटर का यूज जो होता है यह KWH यंत्र है, बिल्कुल करेक्ट है, KWH यंत्र है। और ओम मापी इसका उपयोग जो करा जाता है, हम क्या करते हैं इसे प्रयोग करते समय हाँ परिपथ को भी इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका आंसर आप इसमें से आप देख के मिला लेना कि कौन सा इसका आंसर ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आंसर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के यंत्रों को केवल एसी परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं कि एसी सप्लाई पर ही कौन से यंत्र ऐसे हैं जो केवल एसी सप्लाई पर यूज होते हैं। तो बात कर रहे हैं मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर हमारा एसी और डीसी दोनों पर ही यूज करते हैं। और दूसरे है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। इंडक्शन टाइप वाट मीटर ऐसा है जो केवल हम एसी पर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, इसको हम दोनों सप्लाई पर यूज़ करते हैं। और ये नेक्स्ट दे रहा है कि स्थायी मैग्नेट, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट कॉइल की बात कर रहा है, तो जिसमें इसको भी हम केवल डीसी पर करते हैं। तो इसमें एसी के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो केवल इंडक्शन टाइप ही यूज़ किया जाता है। इंडक्शन टाइप इसके लिए हम करेंगे, ये हमारा जो आंसर रहेगा ये इंडक्शन टाइप हमारा ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैद्युत ऊर्जा खपत मापने की सर्वोच्च विधि क्या है? सर्वोच्चतम विधि क्या है? वैद्युत खपत मतलब kWh मापने के लिए सर्वोच्च विधि जो है इसने ऑप्शन में दिया है वोल्ट मापी तथा धारा मापी, दूसरा है वोल्ट मापी धारा मापी तथा स्टॉप वॉच, तीसरा है वाट मीटर तथा स्टॉप वॉच के लिए कि एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर सबसे अच्छी मेथड है, और मेथड भी है लेकिन और प्रैक्टिकली मेथड है, ये हमारा बिल्कुल सही सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि यदि किसी ऊर्जा मीटर की चक्कर 1 किलोवाट ऊर्जा खपत दर्शाने के लिए वो 1500 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर के द्वारा उसमें कितनी ऊर्जा खपत करेगा? यदि एक चक्कर लगाए तो फिर कितनी ऊर्जा खपत करेगा? तो 1 किलोवाट का मीन्स होता है, 1 किलोवाट का मीन्स है कि 1000 गुणा 60, मतलब ये इतने में, मतलब 60 मिनट में यदि 1000 वाट खर्च होती है 1 घंटे तक, तब वो 1 यूनिट बताता है, तो उस समय चलता है ये 1500। तो ये 1500 चलता है, तो इसको हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि हमको यदि एक चक्कर में कितना लगेगा, तो एक चक्कर में लगेगा हमको, सीधे इसका निकाल देते हैं हम, 1000 गुणा 60 बट्टे 1500, 60 बट्टे 1500 आएगा ये। इसको नीचे हम इसमें 1500 से हम इसको डिवाइड करें तो 2 इधर कट जाते हैं, 1 0 इधर काट लें, तो इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं तो टोटली हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 40 वाट मिनट आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाला, लगभग 40 वाट मीटर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजन को अंततः कर दिया जाए तो क्या होगा? कह रहा है कोई एनर्जी मीटर है, उसके अंदर ही हम उसको चेंज कर दें, उसके अंदर के एलिमेंटों को, तो जैसे हम कभी हमारा पंखा जैसे चेंज, उसको हम बाइंडिंग हमारी चेंज हो जाए तो उल्टा घूमने लग जाता है, तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो इसका सेकंड क्या है, डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल सही है, इसका डिस्क की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी ऊर्जामापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति में घूम रही है तो इसमें क्या दोष हो सकता है? तो इसमें दोष होता है क्रीपिंग दोष बोलते हैं इसको। क्रीपिंग दोष के कारण क्या होता है कि ये मीटर हमारे अपने आप ये इसका जो रोटेशन है वो होते रहता है, तो इसको दूर करने के लिए हम वैसे भी क्या करते हैं, जो हमारी डिस्क होती है उसमें एक छेद कर देते हैं, जिसके कारण ये दोष दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक kWh मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो kWh जो मीटर है उसको हम इंटीग्रेटिंग यंत्रों में रखते हैं, इंटीग्रेटिंग यंत्रों में रखा जाता है इसको। ये आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये इंटीग्रेटिंग 3 टाइप से होते हैं हमारे, एक होता है विक्षेपण, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग, तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग। तो विक्षेपण में तो हमारे वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर आते हैं, और रिकॉर्डिंग में जो होते हैं हमारे ग्राफ है, पेंसिल के द्वारा हम कोई यदि किसी को वो जो वैल्यू को हम लेते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं तो रिकॉर्डिंग यंत्र हो जाते हैं। और जो हम इंटीग्रेटिंग यंत्र जो हैं, ये यंत्र हमारे ऊर्जा की खपत को मापने के काम आते हैं। तो इसमें हमारा kWh मीटर आता है। अब नेक्स्ट बात करें, एक घर में 4 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ है तथा उसे सिंगल फेज आपूर्ति दी जाती है। इस घर के लिए किस प्राइस के एनर्जी मीटर की आवश्यकता होगी? 4 किलोवाट का तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 4 किलोवाट ही उसकी रेंज है। तो 4 किलोवाट बोले तो 40 लगभग 4000 वाट हो गया। और उसको करंट सिंगल फेज की सप्लाई दे रहे हैं, सिंगल फेज की सप्लाई वही रहेगी 220 के करीब। तो 220 के करीब सप्लाई रहेगी तो उसको हमें कितना एम्पियर का हमें रहेगा, लगभग हमको यदि 200 से 40 को करें तो लगभग 20 एम्पियर तक आता है। तो उतना नहीं लगाता है, उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए हमारा मीटर। 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब शॉर्ट सर्किट कभी हो तो उससे क्या होगा कि 1.5 गुना हमको ज़्यादा मीटर लगना चाहिए। तो लगभग 20 का 1.5 गुना होता है, 20 लगभग 17-18 के समथिंग रहेगा। तो 20 मान के चले तो लगभग इसमें 30 एम्पियर वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
ये 30 एम्पियर वाला मीटर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार का उपकरण है, उपकरणों के अंतर्गत आता है कह रहा है। तो एकीकृत हमारे जैसे हम जैसे हमारे कहीं पे इंडस्ट्री लगी रहती है तो वहाँ पर भी लिखा रहता है एकीकृत औद्योगिक संस्थान। तो मतलब बहुत सारे जहाँ पर जिन राशियों को हम एक से नाप सकते हैं वो उसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा इसमें हम ऊर्जा मीटर की ही को हम ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर केवल वोल्टेज बताएगा, एम्पियर मीटर एम्पियर, और वाट मीटर से हम पावर नापते हैं। लेकिन जो हम ऊर्जा भी हम नाप सकते हैं वो हमारा है ऊर्जा मापी। इसमें ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आप एक ऊर्जा मीटर जो कि ये लगा हुआ है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर तथा 750 रेवोल्यूशन पर मिनट है इसका, kWh का करता है ये। इसकी परीक्षण कुल लोड के साथ कर रहे हैं। जब डिस्क 10 चक्कर लगा 10 मिनट में 100 बार घूमती है तो ये कितना ऊर्जा खपत करेगा कह रहा है। तो इसको निकालने का सीधा यही है कि अब ये यदि 750 में यदि वो 1 किलोवाट बताता है तो 10 चक्कर में 1000 गुणा 10 से करते हैं बटे ये 7.5 करेंगे, और जो आ जाएगा फिर उसको हम 1000 से फिर उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसमें जो सी है, सी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, सी आंसर। हाँ, ये जो सी वाला आंसर है ये बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र बनाने का प्रयोजन क्यों किया जाता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में हमने देखा कि वो क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। क्रिम्पिंग दोष में डिस्क जब घूमती है, मैं उसी समय आपको बता रहा था कि उस पर एक छिद्र किया जाता है, तो वही है, ये वही है। तो इसमें बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप देखो यहाँ पर पावर फैक्टर मीटर है और यहाँ पर 4 इसने स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो वो बोल रहा है कि पावर फैक्टर मीटर पे कैसा इंडिकेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे बाएं साइड को जो है वहाँ पर लैग रहता है और दाहिने ओर को जाता है तो लीड रहता है। मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है तो लीडिंग बोलते हैं, कम हो रहा होता है तो लैग बोलते हैं। बीच में कंडीशन होती है यूनिटी की, जहाँ पर ये एक लिखा हुआ है। तो ये स्थिति बिल्कुल करेक्ट है और ये तीनों जो है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसके। नेक्स्ट की बात करें, यदि बिजली के पावर फैक्टर में पैमाने का सूचांक जो है वो 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर इंगित कर रहा हो तो इसका अर्थ क्या होता है, लोड क्या होगा कह रहा है। तो पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, यदि लीडिंग होता है, लैगिंग होता है और यूनिटी होता है। 0.8 ये बोल रहा है लीडिंग, तो लीडिंग बोल रहा है तो ये क्या होगा, कैपेसिटी लोड होगा, इंडक्टिव लोड होता तो वो लैगिंग होता, और यूनिटी होता तो रेजिस्टिव लोड होता। तो ये इसने लीडिंग बोल रखा है, तो लीडिंग बोला है। तो इसमें हम इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ये इसका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि निम्न इसमें इंडक्टेंस निम्न रहेगा और इसका कैपेसिटेंस उच्च रहेगा, जिस कारण क्या होगा, लीड दिखाएगा। यदि ये लैगिंग करता तो उस समय हमारा क्या होता कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता वो ज़्यादा होता, नहीं वो कम होता, और लैग दिखाता तो वो ज़्यादा होता। हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता, तो उस समय ये लैग दिखाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो नापते हैं हम, वो मेगर द्वारा नापा जाता है। मेगर इसमें करेक्ट रहेगा। आपको पता ही है मेगर ही हमारा एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, मतलब हाई रेजिस्टेंस को हम माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, कि इसमें क्या है कि एक यहाँ पर दिखाया गया है, ये मीटर दिखाया गया है। मीटर में कह रहा है कि
इस मीटर में क्या दिया गया, परिपथ में बिना बाधा डाले हुए एसी परिपथ में धारा मापने के लिए टोंग टेस्टर प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए धारावाही चालक पर विभवांतर कोर को क्लैंप कर दिया जाता है। यदि चालक को लूप मतलब उसको घुमा दिया जाए कर दिया गया हो तो एक चयनित परास के लिए पाठ्यांक क्या होगा, मतलब उस समय पाठ्यांक क्या होगा यदि इस ऐसी कंडीशन में हमें जो ये मीटर में यहाँ पर दिखाया गया ऐसी कंडीशन यदि हमारे ये जो ये वायर है इसको हम ये ऐसे घुमा के रख दें तो फिर क्या कंडीशन होगी ये कह रहा है। तो इस कंडीशन में करंट का क्या होगा, जब करंट तो टोटल ही ये फ्लो हो रही है और यहाँ से जो उधर जा रही है तो ये मान जो रहेगा ये उतना ही देगा जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, क्योंकि ये तो कोई करंट तो बढ़ाता नहीं है। कभी भी यदि हम ऐसा भी सोचे कि हमने लपेट दिया तो यदि लपेट दिया तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, यदि फ्लक्स भी उत्पन्न करता है, यदि इसमें प्रेरण भी होता है तो ये तो पावर तो इसकी जो इधर जो रहेगी वही पावर उधर रहेगी, तो करंट क्या रहेगा वही रहेगा, क्योंकि ये तो क्लैंप के अंदर ही आ रहा है ना टोटली जितने हैं, तो करंट इसका वही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में हम जाएं तो चालक में से गुजरने वाली धारा के बराबर ही होगा। जितना चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, चालक में जितनी धारा विद्युत प्रवाहित होगी उतना ही ये आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा, और स्टूडेंट आपको ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं भी करते हैं तो कोई नहीं, आपकी मर्जी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।